हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आगे लगभग फिजिक्स के हर यूनिट में यूज़ होंगे, चाहे वो 11th का कोई भी टॉपिक हो, चाहे 12th का कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है बेसिकली मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स बेसिकली एक पूरा यूनिट है, उसमें अगर मैं आपसे बोलूँ तो लगभग 7-8 चैप्टर इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर मैं जो बताऊं आपको वो काइनेमेटिक्स है, दूसरा न्यूटन्स लॉज, तीसरा फ्रिक्शन, चौथा आपका वर्क एनर्जी पावर, फिर सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ तक जो ये पूरी फिजिक्स होती है, दैट फिजिक्स इज कॉल्ड बेसिकली मैकेनिक्स। तो अब मैकेनिक्स होती क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, कॉज और इफेक्ट ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। और मैकेनिक्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में हम किस बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं? जब बॉडी रेस्ट पर हो तो उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका क्या इफेक्ट उस पर आएगा, वो हम कहाँ पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में हम बेसिकली किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? भाई इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जब बॉडी किस चीज़ में होगी, मोशन में होगी। अब डायनेमिक्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। पहला पार्ट जो कि काइनेमेटिक्स है, जो अपना आज का बेसिकली यहाँ पर टॉपिक है, और दूसरा काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं बस मोशन के बारे में। ठीक है ना। मोशन कहाँ से हो रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। मोशन से रिलेटेड जो वेरिएबल्स यहाँ पर आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसके बारे में? बेसिकली कहाँ पर? काइनेमेटिक्स में। अब ये हो क्यों रहा है वो हम पढ़ते हैं कहाँ पर? काइनेटिक्स में। तो जब हम काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे। बेसिकली काइनेमेटिक्स 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन। दूसरा जो पार्ट है या दूसरा इसका जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन। तीसरा जो इसका पार्ट है दैट इज़ रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस 1D 2D में दोनों में हम सीखेंगे। चलिए फिर आज हम जो टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो अभी आप देख सकते हैं आपके हाथ में मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए पेन ही है, और पेन को आप ड्रॉप कर दें मतलब छोड़ दें बस अपने हाथ से, तो जो उसका मोशन होगा या उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी आपको कैसे दिखेगी? वो डाउनवर्ड नीचे जाती हुई दिखेगी इस तरीके से। अरे दिखेगी ना। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल हो गया? वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। या फिर आप क्या करो, आपके हाथ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको ग्राउंड पे रख के हल्का सा धक्का दे दो इस तरीके से। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्पल है वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं जब से ये चीज़ स्टार्ट की है तो मैं एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोशन मोशन मोशन। ठीक है, अब है क्या मोशन, थोड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर करूँ कि भाई आपके सामने आपका एक भाई है जो बैठा है, बिल्कुल ठीक है बैठा है, तो आपके रेस्पेक्ट में अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो बेसिकली रेस्ट पर है। ठीक है, तो क्या आपका भाई हर किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा? आप बोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं बेसिकली यहाँ से आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं उसके सामने से क्रॉस होता हुआ जाऊँ और आपके भाई को देखूँगा तो मुझे आपका भाई क्या होगा? वो चलता हुआ दिखेगा पीछे की तरफ, मेरी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर कोई भी बंदा जो स्पेस में बैठा है, भाई उसके लिए आपका भाई क्या होगा? वो सर्कुलर मोशन में अर्थ के साथ रोटेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक बात समझती है, वो क्या समझती है कि अगर अपने को रेस्ट और मोशन डिफाइन करना है तो सबसे पहले अपने को चाहिए एक ऑब्जर्वर।
क्योंकि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अरे समझे क्या मेरी बात भाई? अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि भाई ये रेस्ट पर है, यह चीज़ तुम्हारी मोशन में। जैसे आपके रेस्पेक्ट में आपका भाई क्या था, रेस्ट पर था। मैं आपके रूम के सामने से गया तो मुझे आपका भाई चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वहीं जो स्पेस में बैठा हुआ बंदा है उसके रेस्पेक्ट में भी आपका भाई वो चलता हुआ दिख रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे तो भाई सबसे पहले ये पूछना है कि किसके रेस्पेक्ट में आप किसके मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए एक पार्टिकल रेस्ट पर हो तो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो सेम पार्टिकल हो सकता है कि मोशन में हो, ठीक है ना। तो हमें रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी एक बात और समझनी है, मैं अगर एक सिंपल सा अपनी छाती ठोक के बोल दूँ या आप बोल दो कि मेरा भाई हमेशा रेस्ट पे है किसी की रेस्पेक्ट में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। क्योंकि आपने बोल दिया भाई एब्सोल्यूट रेस्ट है, वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे तो है नहीं। जैसे जैसे ऑब्जर्वर चेंज हुआ वैसे वैसे उसकी स्टेट चेंज हुई। तो देयर इज़ नो टर्म लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है ना। हम नहीं बोल सकते कि हर जगह से एक पार्टिकल रेस्ट पे ही दिखेगा या वो मोशन में दिखेगा। और तीसरी बात, ये दोनों टर्म जो है रेस्ट और मोशन, दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्या है ये? दे आर रिलेटिव टर्म्स। क्लियर बच्चों? अब मैं एक बहुत सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक ड्राइंग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और उस ड्राइंग में दो दोस्त हैं, ये एक बस है, ठीक है भाई। इस बस में ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस बस के अंदर, और बस कुछ इस तरफ चल रही है, ठीक है। दूसरा बंदा, ये जो बंदा बस के अंदर है ये है गोलू, और दूसरा इसका दोस्त मोलू, वो कहाँ है? वो खड़ा है ग्राउंड पे। तो अगर हम बात करें ब्लॉक की गोलू के रेस्पेक्ट में, तो गोलू के रेस्पेक्ट में ब्लॉक दिखेगा रेस्ट में, वहीं मोलू के रेस्पेक्ट में ब्लॉक दिखेगा मोशन में। तो जो बात हमने अभी पीछे की वही बात मैंने यहाँ पर ड्राइंग करके आपको समझाई। समझे मेरे बच्चों? ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ कुछ वेरिएबल्स आएंगे जो मोशन से रिलेटेड होंगे। अब मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है वो है पोजीशन। अब पोजीशन क्या चीज़ होती है, मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम बना के समझाता हूँ। मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, मतलब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। समझे बच्चों? और यहाँ पर एक पी पार्टिकल को मैंने रख दिया स्पेस में, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड गिवन है अपने को। यहाँ से ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन की बात करें इस पार्टिकल की, तो ये जो वेक्टर होगा उस वेक्टर का पूंछ कहाँ पर होगी? ओरिजिन पर, और हेड कहाँ पर होगा? वो उस पार्टिकल के पास होगा। तो ये जो मैंने वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर क्या हो गया? बेसिकली पी का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं इसको आर वेक्टर भी डिफाइन कर सकता हूँ। अरे कर सकता ना बच्चों? तो अगर आर वेक्टर में यहाँ पर लिखूँ या ओ पी वेक्टर यहाँ पर लिखूँ, तो वो वैल्यू सिंपल सी क्या हो जाएगी भाई? हेड की पोजीशन माइनस टेल की पोजीशन होती है। ये हमने बेसिकली वेक्टर्स में पढ़ा था। जो बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, पीछे वेक्टर्स के टॉपिक में वो पोजीशन वेक्टर के नाम से है। तो इस केस में अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मुझे मिल गया पी का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में। वहीं अगर मान लीजिए मैं क्या बोलूँ भाई, मैं पी से नहीं, मैं ए पॉइंट से देखना चाहता हूँ जो एक्स एक्सिस पे कहीं लाई करेगा, तो ए के रेस्पेक्ट में पी का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो ये काला वाला वेक्टर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इसकी लेंथ डायरेक्शन दोनों चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोजीशन है वो एक रिलेटिव टर्म है। समझे क्या बच्चों? इट इज़ अ
रिलेटिव टर्म, और उसकी डेफिनेशन ऊपर आप लोगों को लिखी हुई दिख रही होगी। वो क्या दिख रही है? बेसिकली ये लोकेशन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी एक इंस्टेंट पर। तो मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। वो अपने को क्या बताएगा? पोजीशन के बारे में बताएगा। अरे समझे क्या बच्चों? अब पोजीशन की डेफिनेशन से ही अपने को क्या होता है? बेसिकली मोशन की डेफिनेशन आती है। अब मोशन की डेफिनेशन क्या होगी भाई? किसी पार्टिकल ने, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, आपके भाई का एग्जाम्पल लिया, आपके भाई की अगर पोजीशन चेंज नहीं हुई आपके रेस्पेक्ट में तो वो हमेशा आपको रेस्ट पे दिखेगा। अगर उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको क्या दिखेगा भाई? चला होगा तभी तो क्या गया वो उसने पोजीशन चेंज की, ठीक है ना। तो बेसिकली मोशन की डेफिनेशन हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, अगर किसी पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो पार्टिकल क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। समझे क्या बच्चों? ठीक। तीसरी बात मैंने बताई थी, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मैंने इसको क्यों बोला? वो बोला कि भाई ऑब्जर्वर डिफरेंट होगा तो उसका पोजीशन भी चेंज होगा। और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर है। ऑब्वियस सी बात है जो इसका डायमेंशन होगा वो क्या रहेगा? डायमेंशन रहेगा इसका L, क्योंकि हम इसको जो डिफाइन करेंगे ऐसा यूनिट किस में करेंगे? वो मीटर्स में करेंगे। अरे समझेंगे बच्चों? ठीक। अब पोजीशन की अगर बात कर रहे हैं तो इट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। अगर हम वन डायमेंशन में बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दें, ये ओरिजिन है, तो एक पार्टिकल जो ए पर है और एक पार्टिकल जो बी पर है, तो अगर मैं बोलूँ ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव दिख रही है, वहीं बी की पोजीशन क्या दिख रही है? नेगेटिव। और एक पार्टिकल सी जो ओरिजिन पे होगा उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? बेसिकली ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला? पोजीशन क्या हो सकती है? वो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। अरे समझे बच्चों? ठीक। अब एक सिंपल सा यहाँ पर मैं ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि उससे मुझे एक कंक्लूजन आपको देना है। क्वेश्चन है यहाँ पर मैं एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑल दो पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में आगे जब ग्राफ का सेक्शन पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। ये एक्स-टी ग्राफ है और कुछ ऐसा एक्स-टी ग्राफ है उस पार्टिकल का। अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैंने कर्व सा बनाया है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये उसकी पाथ है। नहीं, पाथ नहीं है, ये बताता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन कैसे चेंज कर रही है। अरे समझे क्या? तो इस मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की, ये मोमेंट ले लिया, इस पार्टिकल की अपने को दो डिफरेंट पोजीशन दिख रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई हो सकता है कि आप यहाँ पर ही बैठे हो और दिल्ली में बैठे हो उसी मोमेंट पर, जो कि पॉसिबल है प्रैक्टिकली? बिल्कुल नहीं है। मैं फिज़िकल की बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे तो हो सकता है कि आप दिख सकते हो, पर फिज़िकली एक जगह पर एक टाइम पर ही रहोगे, ठीक है ना। दो जगह पर एक टाइम पर नहीं हो सकता कोई भी पार्टिकल। समझे क्या? तो ये बेसिकली ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल भी क्यों है? क्योंकि एक ही टाइम पर अपने को उसकी दो डिफरेंट पोजीशन दिख रही है, ठीक है। या दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो, पहले टाइम बढ़ा फिर टाइम घटा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। भाई अभी अगर मान लो 12 बज रहे हैं तो क्या 1 घंटे के बाद ही 12 बजेंगे? नहीं बजेंगे, कभी रिवर्स होगा ही नहीं टाइम। तो दो एक्सप्रेशन होते हैं इसके, ठीक। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो कंक्लूजन ये है कि किसी भी पार्टिकल की एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर एक यूनिक पोजीशन होती है। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम देयर इज ऑलवेज अ यूनिक पोजीशन। समझे बच्चों? तो ये बात हो गई बेसिकली पोजीशन की। अगला वेरिएबल जो कि मोशन से रिलेटेड है वो है डिस्प्लेसमेंट।
अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सुबह शाम आप इधर से उधर भागते रहते हो, ठीक है। सुबह उठे, ठीक है, इधर उधर दोस्त के पास गए, स्कूल गए, कोचिंग गए, फिर शाम को उसी जगह आके वापस लेट गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपका डिस्प्लेसमेंट पूरे दिन में कितना है, तो आप क्या बोलोगे? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो बोला? ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन हम 10th तक पढ़ के आते हैं। वो डेफिनेशन होती है 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, वो ये भाई ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है वो क्या कहलाएगा? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अरे समझे क्या बच्चों? अरे समझे? और बेसिकली या फिर हम ये बोल सकते हैं अभी टेक्निकल और भाषा में, मैथमेटिकल फॉर्म में, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है? वो डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे समझे क्या बच्चों? अब मैं अगर बात करूँ इसको थोड़ा सा ऐसे, हम ओरिजिन से मान लो इस पार्टिकल को देख रहे हैं, इस पॉइंट क्या, इसका पोजीशन वेक्टर क्या? आर है और इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितना है वो, या पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है वो आर भी अपने को गिवन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ से अगर हम लिखेंगे वो डेल्टा आर, वो क्या है? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल इस केस में क्या है? वो आर बी है, और आर इनिशियल इस केस में क्या है? वो आर ए है, ठीक है। ये मुझे क्या देगा? बेसिकली एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देगा। अब थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे इसको, मैं बोलूँ कि भाई आर आई जो है, आर आई है एक्स आई आई कैप और वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, और आर एफ वैक्टर जो है वो एक्स एफ आई कैप प्लस वाई एफ जे कैप प्लस जेड एफ के कैप है। तो यहाँ सिंपल से अपने को क्या करना है भाई? डिफरेंस लेना है इन दोनों का, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो वो क्या आएगा? एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस जेड एफ माइनस जेड आई के कैप। सिंपल सा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ये मुझे देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अब मान लो बस मैं इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड पीछे हम वेक्टर से पढ़ के आए हैं, वो कितना होगा? डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर। अरे समझे क्या बच्चों? ठीक। और यहाँ से दिख ही गया कि आप लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट जो इसका रहेगा वो मीटर रहेगा, क्योंकि लेंथ के टर्म में मेजर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला जो इसका होगा वो एल होगा। समझे क्या? अब अगली एक इम्पॉर्टेंट बात और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जैसे मैंने कि यहाँ पर पार्टिकल को दिखाया आपके ए और बी, ठीक है। अब पार्टिकल ए से बी तक एक तो सीधा सीधा चला गया, दूसरा भाई वो इधर घूम फिर के गया ऐसे, एक ट्रायंगल बनाता हुआ, ठीक है ना। और एक और कंडीशन है, तीसरा जो इसमें है पार्टिकल, वो नाच नाच के ए से बी गया। तो मैं तीनों केसेस में अगर पूछूं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ इन तीनों पार्टिकल का ए से, तो यहाँ पर अगर हम पूछें कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से बी के बीच में तीनों पार्टिकल्स का, तो आप सिंपल से एक ही जवाब दोगे कि तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो सेम है। समझे क्या? तो यहाँ से एक बात ये अपने को समझ आती है, वो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट होता है किसके? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। दूसरा, इट इज़ इंडिपेंडेंट
ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। समझे क्या बच्चों? अब एक बात और समझनी है, डायरेक्शन क्या होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, वो होती है बेसिकली अलोंग द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये डेल्टा आर वेक्टर है, अरे समझे क्या? तो इट इज अलोंग द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। कितना मिलेगा अपने को? चेंज इन पोजीशन वेक्टर के अलोंग अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप लोगों को क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो ये कि t इक्वल टू 0 पर ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। एट t इक्वल टू 0 या फिर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वो क्या मिलेगा अपने को? हमेशा इज़ ऑलवेज 0। क्या मिलेगा? 0। अब यहाँ समझने वाली बात है, मान लीजिए एक पार्टिकल चल रहा है, कैसे भी चल रहा है, अपने को नहीं पता, तो जब मैंने उसको देखा पहली बार तो मेरा t इक्वल टू 0 हो गया उसके लिए। तो t इक्वल टू 0 पर क्या उसने अपनी पोजीशन चेंज की क्या? नहीं की, बिल्कुल नहीं की। तो चेंज नहीं की, इसका मतलब क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। भाई चेंज करने के लिए अपनी पोजीशन पार्टिकल को कुछ टाइम तो चाहिए, तो मैं t इक्वल टू 0 मतलब एक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एक मूवमेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का हमेशा क्या होगा? वो 0 होगा। अरे समझे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना बेसिकली, या अगला वेरिएबल विच इज़ रिलेटेड टू क्या? मोशन, दैट इज़ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या चीज़ है? मैंने एक एग्जांपल लिया, आप अपनी सुबह उठे बेड से, क्या गए भाई? कोचिंग गए, कोचिंग से दोस्त के घर गए, खेला कूदा आपने, ठीक है, फिर वापस वहीं अपने बेड पर लेट गए आके। तो मैं अगर पूछूं भाई टोटल डिस्टेंस पूरे दिन में कितना आपका, आप 0 बोलोगे। पर डिस्टेंस जो है ट्रैवल आपने जो किया वो 0 नहीं किया, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस ट्रैवल इज़ बेसिकली लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। आपने जो भी लेंथ चला, मान लीजिए आप बाइक लेके गए थे घर से, तो आपकी बाइक के स्पीडोमीटर में उस टाइम पर वो 20 रीडिंग दिखा रहा था, और वापस जब आप आए घर शाम को, उस टाइम आपकी जो बाइक का मीटर था वो 40 रीडिंग दिखा रहा था। तो आपसे अगर हम पूछें भाई आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, तो वो कितना हो जाएगा भाई? 40 - 20 मतलब 20 किलोमीटर्स आपने पूरे दिन में डिस्टेंस ट्रेवल किया। अरे समझे क्या? तो यहाँ अगर हम बोलें डिस्टेंस क्या चीज़ है? इट इज़ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। ऐसा यूनिट जो है इसका भी क्या रहेगा? वो मीटर ही रहेगा। m डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा इसका वो क्या होगा? l रहेगा। और डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो इट कैन बी 0 या फिर पॉजिटिव। भाई अगर पार्टिकल चला ही नहीं है, ठीक है, एक ही जगह पर आलसी की तरफ पड़ा रहे, तो वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल 0 होगा। बट अगर वो चला है तो डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा क्या मिलेगा? अपने को पॉजिटिव मिलेगा। समझे क्या? और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। समझे? पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लिखी नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। समझे क्या? ठीक। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कहानी इसके बारे में हमने पढ़ी। और अगली इम्पॉर्टेंट बात एक और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा? बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। अरे समझे क्या बच्चों? तो मैं इसको यहाँ से समझाऊँ आप लोगों को। एक पार्टिकल है, उसने 0 से स्टार्ट किया, ओरिजिन से 1 2 3, ठीक है, वो 3 तक गया। तो 3 तक बिना मुड़े अगर वो गया तो उस केस में 0 से 3 तक, ठीक है, उसका जो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। अरे होगा ना? डिस्प्लेसमेंट भी 3 होगा और डिस्टेंस भी कितना होगा?
वो 3 होगा। अब मान लो पार्टिकल वहाँ से पलटी मार के पीछे ऐसे चला गया, और कहाँ चला गया, वो -1 पे चला गया। अरे गया ना बच्चों। तो अब अगर हम बात करें कि भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेकर 0 से -1 के बीच में क्या रहेगा, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पार्टिकल का हो जाएगा 7, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 मीटर। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या। तो यहाँ से ये थोड़ी सी कहानी आपको समझनी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और एक बात ध्यान रखें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब रहेगा, जब पार्टिकल नाक की सीध में, नाक की सीध में मतलब सीधा सीधा बिना मुड़े एक ही तरफ चले जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। समझे बच्चों। तो यहाँ पर ये हमने चर्चा कर ली पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। अब चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ पर लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन आप लोग को दिख रहा होगा, ए से बी तक जाने के मैंने यहाँ पर 3 रास्ते बनाए हैं। अब इन तीनों रास्तों पे 3 दोस्त चल रहे हैं, मोलू, गोलू और मोटू। अरे समझे क्या। तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, गोलू, मोलू और मोटू का कितना हुआ। कहाँ तक, मैं ए से बी तक की बात कर रहा हूँ, किसके, गोलू के, मोलू के और मोटू के। तो गोलू की अगर हम बात करें, पहले गोलू चल रहा है सीधा सीधा ए से बी तक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये जो मैंने लेंथ लिया आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका रेडियस, वो रेडियस कितना है, 60 मीटर है, और ये उस सेमी सर्कल का ए से बी तक डायमीटर है, तो गोलू का डिस्टेंस हो जाएगा 120 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, वो 120 मीटर ही रहेगा। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें किसकी, मोलू की, तो मोलू के लिए अगर हम देखेंगे तो मोलू चल रहा है सेमी सर्कल में इधर, तो मोलू कितना डिस्टेंस चलेगा भाई, लेंथ ऑफ दिस बेसिकली पाथ वो है सेमी सर्कुलर लेंथ उसकी, मतलब उसके पैरामीटर की, सर्कल के पैरामीटर की आधी लेंथ, जो कि पाई आर के बराबर होगी। मतलब मैं यहाँ से लिख दूँ तो 60 पाई मीटर के बराबर होगी। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना आ रहा है, 120 मीटर आ रहा है। वहीं अगर हम मोटू की बात करें, बेचारा मोटू भागता हुआ जा रहा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा एंगल मैंने 60 डिग्री दिया है, ये भी 60 डिग्री दिया है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब यहाँ जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पहली जो साइड है उसकी लेंथ 120 मीटर है, तो ये भी 120 मीटर हो जाएगा और ये भी 120 मीटर हो जाएगा। तो गोलू बेचारा, सॉरी मोटू जो चला वो कितना चला, 240 मीटर चला, और उसका डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा, 120 मीटर ही रहेगा। तो बड़ा हलवा सा ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, उसने ए से स्टार्ट किया और कैसा दिख रहा है वो आपको चलता हुआ, एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो हमारा पहला सवाल ये है कि भाई डिस्टेंस बताओ पार्टिकल का और डिस्प्लेसमेंट बताओ, और इस सर्कल के रेडियस जो है वो आर है। तो डिस्टेंस जो होगा कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, वो क्वार्टर ऑफ द सर्कमफ्रेंस होगी सर्कल की, मतलब 2 पाई आर बाय 4 कितना आ जाएगा, ये पाई आर बाय 2 के बराबर आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल सा, ये इनिशियल पोर्शन है ए और फाइनल पोर्शन के बीच की जो लेंथ ये रहेगी, ये क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, ये भी आर और ये भी आर, ये कितना हो जाएगा, √2 आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया अपना, √2 आर आ गया। ठीक है। अब हमने पूछा ए बी सी, मतलब ए से सी तक चलने में उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो ए से सी तक उसने कितनी लेंथ चली है सर्कल की, हाफ ऑफ द लेंथ, तो वो हो जाएगा इस केस में आंसर 2 पाई आर बाय 2 पाई आर के इक्वल रहेगा। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से सी को आप जब ज्वाइन करोगे वो क्या मिलेगा अपने को, ये डायमीटर मिलेगा। मतलब इसमें आंसर कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 2r। अरे होगा ना बच्चों। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भाई ए बी सी डी
ABCD तक जाने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, 3/4 ऑफ द सर्कल की सरकमफ्रेंस, मतलब 2πr की वैल्यू 3/4। तो यहाँ से कितना आएगा 3πr/2 डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट सिंपल सा ये लेंथ रहेगी, जो कि किसके इक्वल आएगी, √2r के इक्वल होगी। अरे समझे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है ABCD है, मतलब वापस चल के वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया। तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरा एक चक्कर हो गया। पूरा एक चक्कर अगर चलेगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, 2πr हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। समझे क्या बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए ये जो पोजीशन मैंने दे रखी है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है A से B तक। मतलब पार्टिकल ने कितना बेसिकली एंगल चला, वो एंगल चला थीटा, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, वो थीटा है। तो बेसिकली भाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अगर हम उसको लिखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ से जो आएगा वो आएगा 2r, इसकी लेंथ r मान लेते हैं, cos θ/2 के बराबर। अरे समझे क्या बच्चों, अरे समझे क्या। तो यहाँ से डायरेक्टली आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस वाले केस के लिए। तो थीटा पहले केस में 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री पुट करोगे कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा अपना √2r। दूसरे केस में जो थीटा होगा वो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 90, सॉरी मैंने आप लोगों को गलत यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, तो दिस विल बी साइन थीटा, मैं गलत बता दिया। तो साइन थीटा होगा यहाँ पर, कॉस थीटा नहीं होगा। तो साइन θ/2 इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक। तो साइन θ/2 है इस केस में, और यहाँ पर जो एंगल है कहाँ से ABC के बीच में, वो एंगल कितना चला है, वो एंगल है 180 डिग्री। तो 90 कितना आ जाएगा, वो 2r होगा। अगले केस में जो एंगल चला है उसने कितना चला है, 270 चला है। तो 270/2 135। तो 135 साइन की जो वैल्यू रहती है वहाँ पर रूट कितनी होगी, वो 1/√2 होगी। आंसर इसका ये। और चौथे केस में अगर इस फॉर्मूले से आप करना चाहते हैं तो उस केस में एंगल कितना चल रहा है, वो 360। तो 360/2 180, और साइन 180 कितना होता है, वो 0 के बराबर आता है। क्लियर बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। आप लोग क्या कर सकते हैं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पॉज करके उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप चेक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिख रहा है, क्वेश्चन है कि भाई एक गोलू जो है अपना सर्कुलर ट्रैक पे चले जा रहा है, ठीक है। और वो एक चक्कर जो है, एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में लगाता है वो, या एक रोटेशन 40 सेकंड में लगाता है, ठीक। और सर्कल का जो रेडियस है, वो रेडियस क्या दे रखा है अपने को, r दे रखा है। वो पूछा 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चलेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना सेकंड्स रहेंगे, पहले वो लिख लो आप लोग। तो 120 प्लस यहाँ से कितना हो गया भाई 20, तो कितना आ गया 140 सेकंड्स। तो 140 सेकंड तक वो चला, तो कितने रोटेशंस मारेगा वो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस उसके जो होंगे, ये रोटेशन कितने होंगे 140/40। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी, वो आ जाएगी 3.5 रिवोल्यूशन। तो 3.5 रिवोल्यूशन उसने अगर चक्कर मारे, 3.5 चक्कर मारे, तो डिस्टेंस सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई, एक चक्कर में वो चलता है 2πr, ठीक है। तो 3.5 चक्कर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7πr आंसर होगा। और अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका भाई, 3.5 चक्कर पूरे हैं और एक आधा है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ होगा, वो ए से स्टार्ट किया अपने को कहाँ दिखेगा, बी पर दिखेगा ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, वो हो जाएगा 2r के बराबर। अरे समझे बच्चों, अरे समझे क्या, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलू स्कूल जा रहा है भाई घर से अपने, तो वो किधर मूव किया, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कितना
वो चला ईस्ट की तरफ 40 मीटर। तो मैं बनाता हूँ इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो एक एक उसका डिस्प्लेसमेंट हम बनाते जाते हैं। ईस्ट की तरफ कितना चला वो चला 40 मीटर। फिर उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ चला 30 मीटर। उसके बाद वो स्कूल पहुंच गया, उसका स्कूल यहाँ पर है। तो हमसे पूछ रहा है भाई आप बताओ डिस्टेंस कितना चला वो। तो डिस्टेंस सिंपल सा जो होगा वो तो एक्चुअल जो भी उसने लेंथ चली है वो लेंथ कितनी है 40 + 30 मतलब 70 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी ये डिस्टेंस रहेगा वो अपने को क्या देगा, इसका डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, मैं डायरेक्टली सॉल्व ना करके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में यहाँ पर हम लिखते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू अपने को मिलेगी उसकी वो क्या मिलेगी, आप लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अरे समझे क्या बच्चों। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थे वो डिस्प्लेसमेंट कितने, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सॉरी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है, तो इसमें उसने 2 बार डिस्प्लेस किया। एक बार ये किया, दूसरी बार यहाँ से उसने 30 मीटर्स किया किधर, नॉर्थ की तरफ। तो मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ भाई, d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर सीधा सीधा आ जाएगा। d1 वेक्टर पहला उसका डिस्प्लेसमेंट 40 आई कैप और d2 वेक्टर वो कितना होगा यहाँ से 30 जे कैप। ऊपर पुट कर दो, वो कितना आ जाएगा यहाँ से 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अपने को क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अरे समझे क्या बच्चों। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैं इसको d ले लेता हूँ, d वेक्टर। तो d वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जो कि 50 मीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन क्या लिख सकते हो आप इसको भाई, ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है ना बच्चों। तो ये एंगल यहाँ से बना रहा है कुछ थीटा। तो tan थीटा अगर लिखोगे इसमें तो tan थीटा कितना आ जाएगा 3/4 मतलब थीटा आ जाएगा आपका कितना 37 डिग्री। तो इसको एक दूसरी तरीके से और लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है 50 मीटर क्या लिखेंगे इसको हम 37 डिग्री, यहाँ से क्या लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री कितना चला वो 50 मीटर चला। इस तरीके से भी हम इस आंसर को दे सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी हम इसको दे सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। समझे क्या बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब एक यहाँ पर कीड़ा है भाई, वो भिन भिनाता हुआ एक रूम के एक कॉर्नर से ऊपर जो छत पे एक कॉर्नर है उसके अपोजिट वो वहाँ पहुँचता है। कुछ इस तरीके से है, ये डायग्राम आप लोगों को बता के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक। ये हमारा कमरा है, वो उड़ता हुआ इस कॉर्नर से यहाँ पर पहुँचा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपल सा कितना हो जाएगा, अगर आप देखो भाई इस तरफ एक्स एक्सिस में वो कुछ 10 मीटर चलेगा, वाई एक्सिस में वो 10 मीटर चलेगा और जेड एक्सिस में भी वो 10 मीटर चलेगा। अरे चलेगा नहीं चलेगा, ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है ना। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूं तो इन तीनों डिस्प्लेसमेंट का वो यहाँ पर सम होगा, जो कि 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये कितना आएगा यहाँ से 10√3 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। अरे समझे क्या बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग 30 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट देन 40 मीटर्स टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, और 70 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट और 40 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ वापस। तो बना लेते हैं हम पहले, ईस्ट ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो पार्टिकल पहले किधर चला बच्चों, वो चला वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ कितना चला 30 मीटर चला। उसके बाद वो किधर चला 40 मीटर साउथ की तरफ।
तो 40 मीटर किधर चला, वो साउथ की तरफ चला। उसके बाद वो क्या चला बच्चों, वो 70 मीटर ईस्ट की तरफ, 70 मीटर ईस्ट की तरफ, कहीं इतना आगे निकल जाएगा 70 मीटर। उसके बाद उसने क्या चला भाई, 50 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 50 मीटर, मतलब वो कहीं यहाँ पर पहुँचेगा। ये 50 मीटर से हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कितना ट्रैवल किया पाने के लिए। तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ जो है इस पार्ट की वो होगी 30 + 40 70, 70 और 70 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लिख दो 30 + 40 + 70 + 50, तो 12, 120 और 70 कितना आ जाएगा यहाँ से 190 मीटर उसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख देता हूँ, इन तीनों डिस्प्लेसमेंट का सम। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 30 i कैप, मैं d1 लिख देता हूँ उसको। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है उसका -40 j कैप। तीसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है उसका, वो 70 i कैप है। और जो कि चौथा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 50 j कैप है। तो इनका नेट जो मिलेगा अपने को, सम करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, i वाले i के साथ करो तो ये दोनों ऐड होंगे, तो कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 40 i कैप। उसके बाद j वाले एक साथ ऐड करें, तो j वाले एक साथ ऐड करेंगे आ जाएगा 10 j कैप। तो 40 i कैप + 10 j कैप इसका आंसर है। और हमसे अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, √40 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। तो कितना होगा बच्चों, ये 40 होता है का स्क्वायर होगा 1600 और 10 का स्क्वायर होगा 100, तो आंसर आ गया यहाँ से 1700, मतलब 10√17 मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। और ये इसकी डायरेक्शन होगी, अगर डायरेक्शन आप बनाना चाहते हैं। डायरेक्शन इस वेक्टर में इंक्लूड है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ भी ये एंगल निकाल के हम बोल सकते हैं कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ थीटा एंगल, मतलब कुछ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 10√17 मीटर नॉर्थ ऑफ थीटा ईस्ट। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो बोल रहा है एक बंदर है भाई, वो बंदर क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले किधर भागा बंदर, पहले बंदर भागा किधर, साउथ की तरफ। साउथ की तरफ कितना भागा 30 मीटर ये। उसके बाद 50 मीटर वेस्ट की तरफ भागा, इधर भाग गया 50 मीटर। उसके बाद उसने क्या करा, बंदर ने वो ट्री पे चढ़ गया, पेड़ पे। पेड़ की लेंथ हाइट कितनी है भाई 10 मीटर है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब वो इस तरफ जाएगा। अब इसको तो मैं यहाँ पर बना नहीं सकता पेपर पे, मतलब एक तरीके से आप क्या कर दो, अपना पेन खड़ा कर दो टेबल के ऊपर, तो जो पेन की डायरेक्शन है वो ट्री के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और ये कितनी है बच्चों, ये है 10। तो नेट अगर यहाँ पर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट किसकी, तो डी वेक्टर जो होगा वो तीनों का सम होगा, d1 + d2 + d3। तो d1 वेक्टर कितना होगा बच्चों, पहले वो किधर चला, साउथ की तरफ, तो -30 j कैप, और d2 वेक्टर हो जाएगा -50 i कैप, और d3 वेक्टर जो है वो हो जाएगा अपना कितना 10 j कैप। तो टोटल उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनका सम होगा सब, वो कितना होगा -50 i कैप, और यहाँ से हो जाएगा -20 j कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड मात्र निकालना चाहें हम लोग, तो 50 का स्क्वायर + 20 का -20 का स्क्वायर, जो कि प्लस ही आएगी वैल्यू, में डायरेक्टली स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, तो ये कितना हो जाएगा √2900, मतलब 10√29 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अरे समझे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझा होगा, और आप लोग अगर कोई भी डाउट्स आएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं 100% उसका आपको रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।